Hello everyone. So today we are going to start with a new topic for in our macroeconomics. अभी तक हमने macroeconomics में कुछ basic terms पढ़ी थी जिसमें हमने circular flow of income पढ़ा, stock and flow का concept पढ़ा, leakages and injections का concept पढ़ा. तो ये अभी तक हम macroeconomics के concept समझते आ रहे थे, ठीक है, जो हमारा first chapter था introduction. अब हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में. तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम. अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक. तो अब हम नेशनल इनकम के कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले जो चीज इसमें आती है वो है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक. सो नेशनल इनकम के अंदर जो पहली चीज हमने समझनी, पहली टर्म हमने समझनी है वो क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी. अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? देखो, वर्ड डोमेस्टिक वर्ड का मतलब क्या था? होम, ठीक है. डोमेस्टिक वर्ड का अगर हम एक सिंपल सा मैं अगर मीनिंग बताऊं तो हम बात करते हैं अपने एक घर की बात करते हैं, ठीक है, अपने होम की बात करते हैं. सो डोमेस्टिक टेरिटरी यहाँ पे क्या बात कर रहा है? डोमेस्टिक टेरिटरी क्या हुई? पॉलिटिकल फ्रंटियर और बॉर्डर, एक बॉर्डर किसी भी कंट्री का, ठीक है. पॉलिटिकल फ्रंटियर, बॉर्डर ऑफ ए कंट्री, किसी भी कंट्री का एक पॉलिटिकल फ्रंटियर या एक पॉलिटिकल बॉर्डर. अब देखो, इस वर्ड का भी एक डिफरेंट मीनिंग है. अगर आप बोलो बॉर्डर मींस कि इंडिया के जो बाकी कंट्री के साथ बॉर्डर लगते हैं वो वाले बॉर्डर की बात कर रहा हूं, तो नहीं, यहाँ पे उस बॉर्डर की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे किस पॉलिटिकल फ्रंटियर बॉर्डर की बात हो रही है? मींस इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज जहां भी फ्रीली मूव कर सकते हैं उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल बॉर्डर. और वो जरूरी नहीं वो पॉलिटिकल फ्रंटियर या पॉलिटिकल बॉर्डर है वो इंडिया के अंदर ही होगा, वो इंडिया के बाहर भी हो सकता है. देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एयर इंडिया है, ठीक है. एयर इंडिया की कोई फ्लाइट है वो यूएस से कनाडा के लिए चलती है, ठीक है. एयर इंडिया अपनी सर्विस दे रहा है कहां पे? यूएस टू कनाडा, यूएस से कनाडा के लिए वो अपने पैसेंजर्स लेके जाता है, वहां पे एक सर्विस दे रहा है. अब क्योंकि एयर इंडिया जो है वो इंडिया की है, इंडियन गवर्नमेंट की है, इंडिया का एक हम कह सकते हैं कि सर्विस इंडिया के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया? वो जो अमेरिका टू कनाडा के लिए वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो जो एरिया है वो हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर हो जाएगा, वो हमारा बॉर्डर होगा. क्यों? मेरे गुड्स एंड सर्विस फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो मैं वहां पे एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं अपनी, वो फ्रीली मूव कर रही है उस लैंड पे, तो मेरा पॉलिटिकल फ्रंटियर है. यूएस के अंदर इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी के अंदर जो काम कर रहे हैं लोग वो इंडिया को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो इंडियन एम्बेसी है वो मेरा पॉलिटिकल फ्रंटियर है, वो मेरा एक पॉलिटिकल बॉर्डर है. अब देखो, इंडिया के अंदर तो नहीं है ना, है तो यूएस के लैंड पे, पर फिर भी मेरा वो पॉलिटिकल बॉर्डर है. क्यों? क्योंकि मेरी सर्विसेज वहां पे फ्रीली मूव कर रही है. उसी चीज को हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं, एक ऐसा पॉलिटिकल फ्रंटियर या बॉर्डर किसी भी कंट्री का जहां पे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली मूव कर सके. वो इन एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री भी हो सकता है. कंट्री के अंदर का तो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, कंट्री के बाहर भी हो सकता है. वो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी एम्बेसी की, कि यूएस के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है वो सर्विस इंडिया के लिए प्रोवाइड कर रही है, इसलिए वो मेरी क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी है. तो ये कंसेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी का. वैसे ही सेकंड कंसेप्ट फिर आता है यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल रेजिडेंस. अब नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट किसको कहते हैं? देखो, नॉर्मल रेजिडेंट कोई भी एक ऐसा पर्सन है या फिर कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो किसी भी कंट्री के अंदर 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहा है और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उस कंट्री में है जहां पे वो रह रहा है. जैसे सपोज कोई इंडियन यूएस में जाता है, यूएस के अंदर वो 1 साल से ज्यादा हो गया उसको रहते हुए, तो उसका अब जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो यूएस में है, तो अब वो उस कंट्री के लिए क्या है? उनका नॉर्मल रेजिडेंट है, ठीक है. क्यों? क्योंकि वो अपनी जो भी अर्निंग करेगा वहां पे वो उसके टैक्सेस वगैरह वो कहां पे कर रहा है? वहां तो यूएस में पे कर रहा है, तो उसका इकोनॉमिक से इंटरेस्ट कहां पे है इस वक्त? उस कंट्री में जहां पे वो रहता है, तो इसलिए उस कंट्री के लिए अब वो क्या है? एक नॉर्मल रेजिडेंट है. तो नॉर्मल रेजिडेंट की एक डेफिनेशन क्या है? दैट एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई भी एक इंस्टीट्यूशन जो किसी भी एक कंट्री के अंदर 1 साल से ज्यादा, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा रहता है, एंड whose center of economic interest, उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है लाइज इन दैट कंट्री, उस कंट्री में है जहां पे वो रह रहा है.
तो उसको हम कहेंगे कि वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट है। जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दी कि कोई भी इंडियन फॉरेन में, या हम बात करते हैं कोई यूएस का सिटीजन है, वो इंडिया में आया है काम करने के लिए, कुछ काम कर रहा है, उसको इंडिया में 1 साल से ज्यादा हो गया रहते हुए, और अब उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ही काम कर रहा है, वो 1 साल से ज्यादा हो गया तो यहीं पे है, तो अब इंडिया के लिए वो क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट है। ठीक है, तो ये है हमारी डेफिनेशन नॉर्मल रेजिडेंट की। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन आवर फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ठीक है, इससे पहले हमने नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में समझा। ठीक है, तो नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में हमने पढ़ा कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये भी कुछ हम 2 टाइप की इनकम्स होती है हमारे पास नेशन के अंदर, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। अब इनमें डिफरेंस समझने में क्या होता है। फैक्टर इनकम कौन सी है, ऐसी इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके अर्न की जाए। वो इनकम जो तब जनरेट होती है जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करते हैं, फैक्टर सर्विसेज को जब हम प्रोवाइड करते हैं, उससे जो इनकम जनरेट होती है वो मेरी होती है फैक्टर इनकम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब हम इन चारों को यूज करके इनकम जनरेट करेंगे, उससे जो इनकम जनरेट होती है उसको कहा जाता है फैक्टर इनकम। क्लियर। वैसे ही ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है, जो इन सर्विसेज को यूज किए बिना अर्न की जाती है। सिंपल वर्ड्स में कहूं, फैक्टर इनकम वो है जिसमें कुछ मेहनत लगी पैसा कमाने में। ट्रांसफर इनकम कौन सी इनकम होगी, जिसमें आपकी कोई मेहनत नहीं लगी है पैसा कमाने में। ठीक है, वो आपको पैसा ऐसे ही आ रहा है। जैसे फैक्टर इनकम में मैंने बताया, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की, उन्होंने काम किया तो इनकम हुई। ट्रांसफर इनकम क्या हो गया, जैसे सपोज आपने किसी को उधार पे पैसा दिया और उसके बदले आपको इंटरेस्ट आ रहा है, उस पे आपकी कोई मेहनत तो नहीं लगी है पर पैसा तो फिर भी आ रहा है, उस टाइप की इनकम होगी हमारी ट्रांसफर इनकम। तो यही एक डिफरेंस है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में, दैट इन फैक्टर इनकम हम अपनी फैक्टर सर्विसेज को यूज करते हैं, वी रेंडर अर्न्ड बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, और उसमें क्या है, दीज आर अर्न्ड विदाउट रेंडरिंग एनी फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, बिना किसी मेहनत के जो पैसा आया है। इनकम जो है फैक्टर इनकम, जो जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, फर्दर जब हम चैप्टर्स में हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना देखेंगे, तो जब भी एक नेशन की नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, उसमें हमेशा फैक्टर इनकम्स को लिया जाता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको यूज करके जो इनकम जनरेट हुई। तो नेशनल इनकम जब भी कैलकुलेट की जाती है, हमेशा सिर्फ फैक्टर इनकम को ही लिया जाता है, ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता। ठीक, इसकी एग्जांपल जैसे हम देखो, वेजेस, काम करते हैं, वेजेस किसको मिलती है, लेबर को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर था तो लेबर को वेजेस मिलती है, सैलरी मिलती है, एक एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, लैंड को रेंट मिलता है। तो ये सारी फैक्टर इनकम में आ गई। ट्रांसफर इनकम क्या हुआ, मैंने बात की थी, जिसके आप जो इनकम आपको बिना मेहनत किए मिली, जैसे स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, उसके लिए आपने कोई फैक्टर सर्विस तो प्रोवाइड नहीं की ना, स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, गिफ्ट मिल रहे हैं, तो ये मेरी किस में आ गई, ट्रांसफर इनकम में। तो यही डिफरेंस है फैक्टर इनकम में और ट्रांसफर इनकम में। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा ट्रांसफर इनकम के बारे में, फैक्टर इनकम के बारे में, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारी एग्रीगेट। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड समझने से पहले हम अपनी प्रीवियस क्लास का एक कंसेप्ट जो है उसको रिकॉल करते हैं, डिमांड का। डिमांड पढ़ी थी आप सबने 11th क्लास में। तो डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि डिमांड क्या होती है, जो डिमांड है वो 5 चीजों से बनती है। क्या, पहला desire for commodity, second ability to buy that commodity, then willing to pay at that price, then at a given price, और fifth at a particular point of time। अब इनका मतलब क्या है 5 चीजों का, वो देखते हैं। पहली मैंने बात की डिजायर फॉर अ कमोडिटी, किसी चीज को खरीदने की चाह। डिमांड स्टार्ट कहां से होती है कि मेरे मन में, मेरे माइंड में एक थॉट आया कि मुझे कोई चीज खरीदनी है, एक डिजायर आई, ठीक, एक डिजायर पैदा हुई कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज को खरीदना है। कोई मोबाइल फोन आया नया मार्केट में, आईफोन की बात करते हैं, तो एक डिजायर क्रिएट हुई कि मुझे आईफोन खरीदना है। ठीक है, शुरुआत कहां से हुई, एक डिजायर से, डिजायर फॉर अ कमोडिटी। सेकंड स्टेप क्या आ गया फिर, देन एबिलिटी टू बाय। अब आईफोन खरीदने का मन तो कर गया, आईफोन जो है वो कितने का है, 80,000 का, पॉकेट में पड़े हैं 100 रुपीज, खरीद पाऊंगा।
तो शुरुआत हुई डिजायर से, दूसरा है एबिलिटी की, क्या मैं उस अपनी डिजायर को पूरा कर सकता हूं, क्या मेरे पास उतनी एबिलिटी है उसको खरीदने की, मेरे जेब में क्या उतने पैसे हैं कि मैं उस चीज को खरीद पाऊंगा। थर्ड, विलिंग टू पे, 70,000 का आईफोन है तो क्या मैं उसको 70,000 उस पर खर्चना भी चाहता हूं, मेरे पॉकेट में 70,000 पड़े हैं पर क्या मैं उस पर 70,000 खर्चना चाहता हूं, तो वो थर्ड चीज आ गया, थर्ड फैक्टर की विलिंग टू पे। फोर्थ, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एट अ गिवन प्राइस, उसी प्राइस पे, जैसे 70,000 का है तो मैं बोलता हूँ नहीं अगर मुझे 50 का मिलेगा तब खरीदूंगा, तो उस पर्टिकुलर प्राइस पे, जिस चीज प्राइस पे वो अवेलेबल है वो प्रोडक्ट, क्या मैं उस प्राइस पे उस चीज को खरीदना चाहता हूँ एंड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चीज अवेलेबल है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, 5 फैक्टर आ गए हमारे पास। अब इन 5 फैक्टरों को मिला के मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कोई एक ब्लाइंड पर्सन है, ब्लाइंड पर्सन के माइंड में एक डिजायर आया कि मुझे एक स्मार्ट टीवी खरीदना है, ठीक है, मुझे एक स्मार्ट टीवी खरीदना है जिसमें इंटरनेट चले, सब कुछ चले, तो डिजायर क्रिएट हुई। सेकंड स्टेप क्या था, एबिलिटी टू पे, उसके पास उतने पैसे भी हैं, उस ब्लाइंड पर्सन के पास उतने पैसे भी हैं जितने का वो स्मार्ट टीवी है, से वो स्मार्ट टीवी 1 लाख रुपीस का है, तो उस ब्लाइंड पर्सन के पास 1 लाख रुपीस है जिससे वो टीवी खरीद सकता है, तो 2 फैक्टर हमारे कंप्लीट हो गए। थर्ड फैक्टर क्या था, विलिंग टू पे, कि वो उस पर उतने पैसे खर्चना भी चाहता है, तो उसने बोला, ब्लाइंड पर्सन ने कहा कि अगर ये टीवी, क्योंकि मुझे दिखेगा तो नहीं, मैं तो सिर्फ सुन ही सकता हूं, तो अगर ये चीज मुझे 20,000 में मिले मैं तभी खरीदूंगा, ठीक है, 1 लाख रुपीस नहीं स्पेंड करूंगा, 20,000 की आती है मैं तभी इसको परचेज करूंगा। तो बताओ इसमें डिमांड कंप्लीट हुई, इसमें हमारी डिमांड तो कंप्लीट नहीं, डिमांड एक फैक्टर पे आगे रहेगी, कौन से फैक्टर पे आगे रहेगी, विलिंग टू पे पे, कि उस पे उतने पैसे खर्चना ही नहीं चाहता। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं, एक बेगर है, भिखारी है, उसके माइंड में एक डिजायर क्रिएट हुई कि मुझे ऑडी कार खरीदनी है, ठीक, अगर उसके पास उतने पैसे होते, से अगर ऑडी कार जो है वो 70 लाख की आती है, अगर उसके पास 70 लाख होते तो उसमें उतने खर्च भी देता, ठीक है, तो यहां पे देखो डिजायर भी आई उसके पास, he is willing to pay also that price, कि अगर उसके पास उतने पैसे होते तो वो उतने खर्च भी देता। बट सेकंड जो फैक्टर था एबिलिटी टू पे, तो क्या उस बैगर के पास 70 लाख रुपीस है, नहीं है, तो देखो यहां पे भी डिमांड कंप्लीट नहीं हुई। तो ये 5 फैक्टर हमने पढ़े, इन पांचों फैक्टर्स का होना बहुत जरूरी है डिमांड के कंप्लीट होने के लिए। डिजायर, एक डिजायर होनी चाहिए क्या चीज खरीदनी है, देन एबिलिटी कि उस चीज को जितने की वो चीज आ रही है मेरे पास उतने पैसे भी होने चाहिए, विलिंग कि मैं उतने ही पैसे उस पर खर्च भी दूंगा, ठीक है, अगर होंगे पैसे तो मैं उतने खर्चने को रेडी भी हूं, देन उसी प्राइस पे वो चीज खरीदना चाहता हूं और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे भी खरीदना चाहता हूं। तो ये पांचों फैक्टर होना बहुत जरूरी है डिमांड को कंप्लीट होने के लिए। तो ये था हमारा 11th क्लास का कंसेप्ट डिमांड का। अब हम जो कंसेप्ट की बात कर रहे हैं वो है एग्रीगेट डिमांड। देखो वर्ड एग्रीगेट यूज किया गया है, एग्रीगेट का मतलब हो गया टोटल, वर्ड एग्रीगेट का मतलब है टोटल, मींस टोटल डिमांड। टोटल डिमांड क्या भाई, टोटल एक्सपेंडिचर, देखो मैंने वर्ड यूज किया एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो टोटल डिमांड क्या है, वो टोटल एक्सपेंडिचर, वो टोटल खर्चा कौन सा जो हम करेंगे ऑन द परचेज ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, वो खर्चा जो हम सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज पे करेंगे एक इकोनॉमी के अंदर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। अब अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है, देखो यूजुअली हमारा कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है जनवरी टू दिसंबर, अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, जिसमें आपकी अकाउंटिंग बुक्स लिखी जाती है, वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है वो 31 मार्च को कंप्लीट होता है। आपने सुना होगा कि 31 मार्च चल रहा है, बैंक्स में क्लोजिंग चलती है, सारी बुक्स अकाउंटिंग बुक्स क्लोज होती है, तो वो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, ठीक है। सो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो टोटल खर्चा किया गया किस पे, ऑन द परचेज ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस की जा रही थी, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो भी टोटल खर्चा किया गया ऑन द परचेज ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज उसको कहा गया हमारी एग्रीगेट डिमांड, ठीक। तो एग्रीगेट डिमांड का कांसेप्ट क्या हो गया,
टोटल डिमांड, सारा का सारा जो खर्चा हुआ, हर एक चीज जो मैंने डिमांड की, हर एक चीज पे जो मैंने खर्चा किया, ठीक। ये कंसेप्ट था एग्रीगेट डिमांड का। अब इसी के साथ मैं आपको एक सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूं, एक छोटी सी सिचुएशन है, ये देखते हैं कि डिमांड और सेविंग्स, इन पे कैसा इफेक्ट होता है इकोनॉमी के अंदर। देखो, एक जनरल सा अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से कि सेविंग्स जो है वो अच्छी है कि बुरी है, सेव करना एक अच्छी चीज होती है कि बुरी चीज है, तो मोस्टली हमें आंसर मिलेगा सेविंग्स करना अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पे अब हम इंडिविजुअल की बात करें, एक मैं अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से अगर मैं सेविंग करूंगा तो मेरे लिए अच्छा है। बट जहां अगर हम, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पूरे नेशन की बात करें, तो अगर नेशन के हिसाब से देखा जाए तो जो सेविंग्स होती हैं फॉर होल नेशंस, वो एक अच्छी चीज नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, इसका कंसेप्ट समझते हैं आप। देखो, अगर सपोज करो जो मेरी सेविंग्स हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, सारे के सारे लोग ज्यादा पैसा सेव करना शुरू कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, उससे होगा क्या? डिमांड हमारी फॉल कर जाएगी। अब क्योंकि मैं ज्यादा पैसा सेव कर रहा हूं तो डिमांड कम कर रहा हूं, कंजम्पशन कम कर रहा हूं। डिमांड कम करूंगा तो जो स्टॉक है, दुकान पे जो स्टॉक पड़ा हुआ है, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। दुकानदार का सामान ही नहीं जब बिकेगा तो स्टॉक तो ऑब्वियस ही बात है इंक्रीज होता जाएगा। स्टॉक इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन में क्या इफेक्ट आएगा? प्रोडक्शन फॉल कर जाएगी। दुकानदार के पास आगे वो सामान नहीं बिका तो वो पीछे प्रोडक्शन यूनिट से और सामान क्यों मंगवाएगा? और जब प्रोडक्शन यूनिट से ज्यादा सामान ही नहीं मंगवाएगा तो वो भी ज्यादा सामान क्यों प्रोड्यूस करेंगे? क्योंकि आगे तो जा ही नहीं रहा। और जब प्रोडक्शन फॉल होगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट हमारी फॉल करेगी, लोग क्या करेंगे? अनएम्प्लॉयड होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? फैक्ट्री में अब लेबर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा सामान ही नहीं बन रहा। तो जब ज्यादा सामान नहीं बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगी? फॉल कर जाएगी। तो देखा सेविंग्स का कैसे इफेक्ट होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो इसलिए ये एक कंसेप्ट था सेविंग का। मैंने एग्रीगेट डिमांड के साथ आपको इसका कंसेप्ट पढ़ाया। क्यों? क्योंकि आपस में एक रिलेटेड कंसेप्ट है, डिमांड और सेविंग्स, ये आपस में काफी रिलेटेड कंसेप्ट है, आगे चैप्टर्स में आप समझोगे। तो सेविंग्स का क्या इफेक्ट है ये हमने अभी समझा कि हमारी इकोनॉमी में सेविंग्स जो है वो कैसे इफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, सेविंग्स अगर इंक्रीज हो जाएंगी, ज्यादा लोग सेव करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे, कंज्यूम कम होगा तो डिमांड फॉल करेगी, डिमांड फॉल करेगी तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, जो सेल कर रहे हैं शॉपकीपर जो हैं, जो भी हैं, उनका स्टॉक इंक्रीज होगा क्योंकि सामान बिकेगा नहीं। स्टॉक इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन फॉल कर जाएगी, क्योंकि सामान यहाँ पे बिक नहीं रहा तो वो ज्यादा क्यों बनाएंगे। और जब यहाँ पे प्रोडक्शन फॉल करेगी तो एम्प्लॉयमेंट फॉल करेगी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ज्यादा सामान, प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन नहीं रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा इनको लेबर की भी जरूरत नहीं है, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी फॉल करेगी। तो इस तरह से सेविंग जो है वो इकोनॉमी के अंदर इफेक्ट करती है। तो ये हमने आज पढ़ा कुछ बेसिक टर्म्स हमारी नेशनल इनकम के रिलेटेड। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा टर्म्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम फर्दर नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है उस टॉपिक को समझेंगे। थैंक यू।